इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब जब कोई मनुष्य अपने जरूरत को पूरा करने के लिए जो भी काम करता है, अपने जरूरत को पूरा करने के लिए जो भी काम करता है, वो सारा काम क्या कहलाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। सारा काम क्या कहलाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में सबसे पहला क्या है? उपभोग। उपभोग मतलब जब हम लोग किसी चीज को यूज करते हैं तो वो क्या कहलाता है? उपभोग, है ना। आप मान लो कि दुकान गए, है ना, बोले कि हमको एक मोबाइल फ़ोन दीजिए, तो मोबाइल फ़ोन खरीद लिए, तो उसका क्या करोगे आप? उपयोग करोगे ना। तो आप उपभोग कर रहे हो, आप कहलाओगे उपभोक्ता, कंज्यूमर बोलते हैं ना, कंज्यूमर। कंज्यूम करने वाला कौन कहलाता है? कंज्यूमर। क्या बिना कंज्यूमर का इकोनॉमिक एक्टिविटी हो पाएगा? सोचो, यहाँ पर कोई कंज्यूमर नहीं है, कोई किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करता, तो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी हो पाएगा? कोई काम करेगा उस चीज़ को लेकर? कोई फ़ोन नहीं चलाता, तो क्या फ़ोन बनाने वाले कंपनी का फ़ोन बिकेगा? नहीं। यानी फ़ोन बनाने वाले कंपनी का फ़ोन तभी बिकेगा जब उसका यूज़ करने वाला कौन हो? उपभोग हो, उपभोक्ता हो। तो यूज़ करने वाला क्या कहलाता है? उपभोक्ता। और जो यूज़ हो रहा है उसे क्या बोलेंगे? उपभोग। अच्छा, बनाने वाला क्या कहलाता है? वस्तुओं और सेवाओं को बनाने वाला क्या कहलाता है? उत्पादक। और ये क्रिया क्या कहलाती है? उत्पादन। जैसे हम आपको बता रहे हैं, है ना, हम आपको सर्विस दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, तो हम उत्पादन कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? उपभोग कर रहे हैं, क्योंकि आप इस सर्विस को क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारी जरूरत को पूरा होगा, और आप जो उपभोग कर रहे हैं उसकी वजह से आपका जरूरत पूरा होगा। एग्जाम में आप लिखोगे क्या? इन्हीं सब में लिखोगे, है ना। मेरे पास पैसा कैसे आएगा? यही काम करके पैसा आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मेरे पैसा का सोर्स क्या है? ये पढ़ाना। और आपके एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने का सोर्स क्या है? ये पढ़ना। तो आप क्या कर रहे हो? उपभोग कर रहे हो। हम क्या कर रहे हैं? उत्पादन कर रहे हैं। पहले पता है, बहुत समय पहले चीज़ों का लेन देन होता था। चीज़ों का लेन देन को हम लोग बोलते हैं विनिमय। बहुत समय पहले क्या होता था कि आपके पास दाल है, मेरे पास चावल है, हम आपको 1 केजी दाल देते हैं, उसके बदले में आप हमको चावल दे दीजिए। इसको बोलते हैं अदला बदली। इसके बदले वो दे दीजिए, इसके बदले वो ले लीजिए, है ना। चीज़ें वैसे एक दूसरे के पास आती थी लेन देन करके। लेकिन बाद में क्या हो गया? इसमें दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है कि जैसे मान लो मेरे पास चावल है और हमको दाल चाहिए। मेरे पास चावल है, हमको क्या चाहिए? दाल चाहिए। तो हम ऐसा व्यक्ति को ढूंढेंगे जिसके पास दाल होगा और उसको चावल चाहिए होगा, तभी तो अपना सामान देंगे और उसका सामान क्या करेंगे? लेंगे। ढूंढते ढूंढते हम परेशान हो जाएंगे, कहाँ खोजे जिसको चावल चाहिए और दाल देना है? दिक्कत नहीं होगा। इसलिए इस समस्या को दूर करने के लिए कॉइन्स आया, सिक्का आया, नोट आया, मुद्रा आया, मनी आया। अब मनी से क्या है कि हम अपने चावल को बेच दिए, उसके बदले में हमको क्या मिला? पैसा। अब उस पैसा से जिसके पास भी दाल है हम आराम से उसे क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। तो पैसा क्या कर दिया? आसान कर दिया चीज़ों के लेन देन को। पहले भी होती थी लेन देन बिना पैसा का, इसको दिए उसको लिए, लेकिन वैसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ता था। ढूंढना दिक्कत है कि नहीं है? अभी भी होती है लेन देन, आप ढूंढने का जरूरत नहीं है। जिसके पास दाल है सबसे ले लो, है ना, वो उसके बदले पैसा ले लेगा और उस पैसा से जिसके पास चावल होगा उसे आराम से क्या कर सकता है? ले सकता है। तो ये लेन देन को क्या बोलते हैं? विनिमय। क्या बोलते हैं? विनिमय। खरीद, क्रय का मतलब खरीद, विक्रय का मतलब बेचना। तो विनिमय में क्या आता है? या तो हम कोई सामान खरीदते हैं, नहीं तो कोई सामान बेचते हैं। इसके बदले में चीज़ों का अदला बदली करते हैं। कोई चीज़ हम देते हैं या कोई चीज़ हम क्या करते हैं? लेते हैं। यही करते हैं विनिमय में। अच्छा, इसके बाद क्या आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में? निवेश। उत्पादन के साधनों जैसे मशीन, फैक्ट्री में पैसा लगाना ही निवेश कहलाता है। निवेश को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटी में और एक वर्ड है निवेश, यानी कि आप जब पैसा को इन्वेस्ट करते हो तो उसके बदले में आपका पैसा बढ़ता है। सोचो, आपने मशीन में पैसा लगाया, उस मशीन से उत्पादन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। आप कपड़ा बनाते थे हाथ से, करघा में हाथ से कपड़ा बुनते थे। आपने सोचा कि हाथ से बुनने में बहुत समय और बहुत मेहनत लगता है, लेबर भी ज़्यादा लगता है, इसके बदले में मशीन लगा देते हैं। अब मशीन क्या कर सकता है? कम समय में जल्दी जल्दी कपड़ा बना रहा है। इसका मतलब आपका उत्पादन बढ़ गया। क्या हो गया? आपने निवेश किया, आपका उत्पादन क्या हो गया? बढ़ गया। उसकी वजह से आपका इनकम भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा।
तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने प्रकार के होते हैं, उसमें कितने चीज आते हैं, 4। पहला उपभोग मतलब कंजप्शन, किसी भी चीज का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं, उपभोग। दूसरा उत्पादन, कोई भी चीज जो बन रहा है उसे क्या कहते हैं, उत्पादन। तीसरा विनिमय, चीजों को जो हम लोग खरीदते हैं या बेचते हैं या लेन देन करते हैं वो किस में आता है, विनिमय में। और चौथा निवेश, यानी हम जो अपने पैसे को किसी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं वही क्या कहलाता है, निवेश। इन सब कारण, ये सब जो टॉपिक है वो सब किसका है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का है ना, आर्थिक क्रियाकलाप का। तो अभी तक हम लोग जो देखें उसके बाद देखते हैं अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या होती है। अर्थशास्त्र में क्या क्या चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहला, कोई विद्वान है जो कहता है कि देखो अर्थशास्त्र जो है धन से संबंधित है। आपको भी लगता होगा यहाँ पर पैसा कमाना अर्थशास्त्र में आता है। अर्थ का मतलब पैसा होता है ना, धन होता है। धन को कमाना किस में आता है, अर्थशास्त्र में। उसी तरह का विद्वान है जैसे एडम स्मिथ, इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र का क्या मतलब है, धन का अर्जन करना, पैसा कमाना, अर्जन मतलब कमाना और उपयोग मतलब यूज करना। तो एडम स्मिथ क्या कहता है, अर्थशास्त्र का मतलब है धन का अर्जन करना और धन का उपयोग करना। उसके अलावा और कौन विद्वान है, उसका नाम है वाकर। क्या नाम है, वाकर। वाकर के अलावा क्या है, ये अलग विद्वान है, इसका नाम है सीनियर। क्या नाम है, सीनियर। तो एडम स्मिथ, वाकर, सीनियर, इन सब का क्या कहना है, इन सब का कहना है इकोनॉमिक्स में हम लोग करते क्या हैं, हम लोग धन का अर्जन करते हैं और धन का उपयोग करते हैं। उसी के बारे में अगर पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स है ना। दूसरा, एडम स्मिथ पता है अर्थशास्त्र का जनक भी। अगर आपसे पूछेगा हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो आप बोलेगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखा था, उसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। क्या नाम है, वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखा, एडम स्मिथ ने। अर्थशास्त्र का जनक कौन है, एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ क्या कहता है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र किसका विज्ञान है, धन का। मतलब धन के बारे में पढ़ना ही क्या है, अर्थशास्त्र है। ये तो धन के बारे में बता देता है। एक और विचारधारा है, कोई विद्वान बोलते नहीं सिर्फ धन के बारे में पढ़ना अर्थशास्त्र नहीं है। अर्थशास्त्र का मतलब है मानव कल्याण करना। किसका कल्याण करना, मानव कल्याण। यानी कल्याणकारी कार्य जो है वो किस में आती है, अर्थशास्त्र में। जिससे सरकार देखो हम लोगों से टैक्स लेती है ना, टैक्स लेके वो लोगों के कल्याण के लिए काम करती है, नहीं करती है। अब हम लोग किस तरह से टैक्स देते हैं, टैक्स दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अगर सरकार आपके इनकम पर टैक्स ले रही है, इनकम टैक्स, तो होगा डायरेक्ट। आप जितना कमा रहे हैं उसमें से कुछ परसेंट आपको सरकार को देना पड़ेगा, वो होगा डायरेक्ट टैक्स। लेकिन आप जो सामान खरीदने के लिए जाते हो मार्केट में, मान लो मार्केट में आपने कपड़ा खरीदा, तो क्या उस कपड़ा पर टैक्स नहीं दिए, दिए ना। मान लो मार्केट से आप गाड़ी खरीदे है ना, तो क्या उस गाड़ी पर टैक्स नहीं दिए, दिए ना, है ना। तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। अगर किसी वस्तुओं के द्वारा हम टैक्स देते हैं तो वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन डायरेक्ट अपने इनकम से हम टैक्स दे दिए तो वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट टैक्स। तो सरकार हमसे टैक्स लेती है और टैक्स लेके क्या करती है, जन कल्याण कार्य। जन कल्याण कार्य का मतलब क्या है, हमारे कल्याण के लिए क्या करती है, काम करती है। जितने भी गरीब हैं उसके लिए काम करेगी। जैसे आपको कम दाम में एलपीजी गैस मिल रहा है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आवास योजना के तहत घर मिल रहा है, सड़क बन रहा है, ये सारा क्या है, जन कल्याण कार्य। क्या है, सरकार करेगी कैसे जन कल्याण कार्य, टैक्स लेके। कैसे, टैक्स लेके। तो कौन कौन से विद्वान है जो कहते हैं कि कल्याणकारी काम आता है अर्थशास्त्र में, उस विद्वान का नाम क्या है, मार्शल पिंगू कैनन। इसके अलावा कुछ विचारधारा, कुछ विचारक ऐसे भी हैं जो कहते हैं नहीं, दुर्लभता संबंधी विचारधारा आता है, इसको समझो। इसमें क्या कहा गया, सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। इकोनॉमिक्स हमें बताते हैं कि हम अपने सीमित संसाधन का इस्तेमाल कैसे करें। जैसे मान लो कि आपके पास एक जमीन है, क्या है, जमीन। आपके पास एक जमीन है, उस जमीन का आपको यूज करना है। आपके पास जमीन सीमित है, मान लो कि 5 बीघा जमीन है, 5 बीघा जमीन आपका सीमित है। अब उस जमीन में या तो आप गेहूं का खेती कीजिए, नहीं तो आप चावल का खेती कीजिए, नहीं तो आप दाल का खेती कीजिए, सब्जी का खेती कीजिए, जो करना है कीजिए। उस 5 बीघा जमीन में आप उसी फसल का खेती करोगे जिससे आपको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा, सबसे ज्यादा मुनाफा होगा। संसाधन तो सीमित है,
लेकिन हम काम वही करेंगे जिससे सबसे ज्यादा क्या पहुंचेगा, फायदा। आपके पिताजी मान लो 10,000 रुपया महीना कमाते हैं, है ना, तो पैसा सीमित है कि नहीं, लिमिटेड पैसा है। और आपके पिताजी फिर करते क्या है, उस लिमिटेड पैसा का ऐसे जगह इस्तेमाल करते हैं जहां से ज्यादा फायदा हो। जैसे आपके एजुकेशन में खर्चा करते हैं, उनको पता है कि एजुकेशन में खर्चा करेंगे आप पढ़ लिख के कुछ बनोगे, बढ़िया होगा, है ना, पैसा कमाओगे, देश का नाम रोशन करोगे। तो ये सीमित संसाधन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, वहां किया जाता है जहां से हमें ज्यादा क्या हो, लाभ पहुंचे, जहां से ज्यादा लाभ पहुंचे। तो ये इकोनॉमिक्स ही बताता है कि मेरे पास जो रिसोर्स है उसका इस्तेमाल हम करें कहाँ, है कि नहीं। उसके बाद विकास केंद्रित सिद्धांत, कौन कौन से विद्वान है जो विकास केंद्रित सिद्धांत देते हैं, उनका नाम है सैमुअल्सन। इन्होंने क्या कहा, अर्थशास्त्र को आर्थिक विकास की प्रक्रिया से जोड़ा। मतलब इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा देश या कोई भी लोग, है ना, आर्थिक रूप से कितना विकास कर रहा है। जैसे भारत का आर्थिक विकास हो रहा है, भारत एक विकासशील देश है, इसके बारे में किसमें पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में। किसमें, इकोनॉमिक्स। तो विकास हो रहा है किसी देश का, वो किसमें पढ़ा जाता है, इकोनॉमिक्स में। तो विकास संबंधी प्रक्रिया का अध्ययन किसमें होता है, इकोनॉमिक्स में। तो कौन से विद्वान है जिन्होंने विकास केंद्रित सिद्धांत दिया, तो उसका नाम है सैमुअल्सन। क्या नाम है, सैमुअल्सन। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना, ठीक है। सैमुअल्सन ने क्या कहा, विकास केंद्रित सिद्धांत, यानी कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उसको हम लोग इकोनॉमिक्स में रखते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को किसने दो शाखाओं में बांटा, उस व्यक्ति का क्या नाम है, रेगनर फ्रिस। रेगनर फ्रिस ने इकोनॉमिक एक्टिविटी को दो शाखाओं में बांटा। पहला शाखा क्या है, पहला है माइक्रो इकोनॉमिक और दूसरा क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक। इसको समझने के लिए ऐसे समझो कि अगर आपको चाय बनाने के लिए दे दिया जाए, बोला यार चाय बनाओ, तो चाय बनाने के लिए बोला तो आपको क्या क्या चाहिए, चीनी चाहिए, और क्या चाहिए, चपत्ती चाहिए, और क्या चाहिए, दूध चाहिए, पानी चाहिए। खराब हो जाएगा, अच्छा दूध वाला है ना इसलिए बोल रहा हूँ ठीक है, पतला हो जाएगा, ठीक है। तो दूध चाहिए, चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, बेसिक चीज तो यही है, यही तीन चीज चाहिए। दूध नहीं है तो पानी से भी बना सकते हो, लाल चाय बनेगा, है कि नहीं। तो पानी, चाय पत्ती और चीनी चाहिए, तीन चीज चाहिए। अगर आप इन तीनों चीजों से मिलाकर कोई चीज बनाओगे तो क्या बनेगा, चाय बनेगा। तो चाय एक तीनों से मिला हुआ रूप है ना, तो चाय आ जाएगा मैक्रो में। और अगर उसके एक एक इंग्रेडिएंट को देखेंगे, एक एक चीजों को देखेंगे, जैसे सबसे पहले हम जानेंगे चाय पत्ती क्या है नहीं है उसके बारे में, चीनी क्या है नहीं है उसके बारे में, पानी या दूध क्या है नहीं है उसके बारे में जानेंगे, एक एक चीज को जानेंगे, उसको क्या बोलेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक। यानी माइक्रो इकोनॉमिक छोटे छोटे चीजों को बताता, हाँ एकदम अंदर से अंदरूनी तरीका से जो जानेंगे उसको बोलेंगे माइक्रो, और पूरा एक बार में देखेंगे तो क्या बोलेंगे, मैक्रो। बस समझ में आ रहा है। तो माइक्रो मतलब किसी भी उद्योग के छोटे छोटे चीजों को जानना, जैसे डिमांड क्या होता है मार्केट में, है ना, सप्लाई क्या होता है डिमांड, क्या होता है सप्लाई, इन सबको जानेंगे तो वो क्या कहलाएगा, माइक्रो। किसी एक व्यक्ति के बारे में जानेंगे तो माइक्रो, किसी एक कंपनी के बारे में जानेंगे तो माइक्रो, किसी एक प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे तो माइक्रो। लेकिन पूरा देश में जो बिजनेस चल रहा है उसको एक बार देखेंगे तो क्या बोलेंगे, मैक्रो। क्या बोलेंगे, तो मैक्रो बड़ा रूप हो गया और माइक्रो उसका छोटा रूप है। तो किसने पूरे इकोनॉमिक एक्टिविटी को दो भागों में बांटा, रेगनर फ्रिस ने। इन्होंने क्या बताया कि देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी में दो हैं, पहला है माइक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी। दोनों में डिफरेंसेस क्या है, अगर उत्पत्ति के हिसाब से देखेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो ग्रीक भाषा के किससे आया है, माइक्रोस से आया है, और इस माइक्रोस का क्या मतलब होता है, छोटा। तब क्या बोले, माइक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी छोटे छोटे चीजों को बताता है ना। तो माइक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है कौन सी भाषा से आया है, ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से, माइक्रोस से, अर्थ क्या हो गया, छोटा। वही मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, ये ग्रीक भाषा के मैक्रोस से आया है। देखो माइक्रोस से आया है, मैक्रोस से आया है, और मैक्रोस का क्या मतलब होता है, बड़ा। क्या होता है, बड़ा।
तो छोटे से चीजों का अध्ययन माइक्रो, बड़े का अध्ययन मैक्रो। ठीक है, अर्थ क्या होता है बोलो? ग्रीक है, फ्रेंच है, लैटिन है। माना जाता है कि उधर यूरोप के तरफ जो थे वो जल्दी उसमें समझदारी या फिर जल्दी वहां पर नवजागरण आ गया था, नया जागरण। हिस्ट्री में पढ़ोगे नवजागरण क्या होता है ना। तो वो अर्थ क्या होता है, इनका अर्थ क्या है? तो माइक्रो इकोनॉमिक का क्या मतलब है? यह व्यक्तिगत इकाइयों जैसे एक उपभोक्ता, एक कंज्यूमर को देख के पढ़ेंगे, एक कंज्यूमर के बारे में जानेंगे कि एक कंज्यूमर को क्या चाहिए नहीं चाहिए, उसके बारे में पढ़ेंगे तो माइक्रो। एक उत्पादक के बारे में पढ़ेंगे, एक प्रोड्यूसर के बारे में तो माइक्रो। एक फर्म, फर्म का मतलब वैसा एरिया जहां पर कोई चीज बनता है उसे क्या कहते हैं? फर्म। पोल्ट्री फार्म सुने हो? पोल्ट्री होता है, बनता थोड़ी है, वहां पर होता है ना। तो फर्म का मतलब जहां पर उद्योग होता है, एक उद्योग मतलब सबका छोटा छोटा रूपों को पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? माइक्रो। एक उपभोक्ता माइक्रो, एक उत्पादक, एक फर्म, एक उद्योग माइक्रो। लेकिन अगर पूरा भारत में कुल रोजगार कितना है? मैक्रो, है ना। कुल आय कितना कर रहा है पूरा भारत? तो मैक्रो। कुल उत्पादन कितना होता है? मैक्रो। कुल विनियोग कितना होता है? मैक्रो। एक कंपनी कितना इनकम करती है? माइक्रो। लेकिन पूरा देश में कितना इनकम हो रहा है? मैक्रो। एक कंपनी कितना प्रोडक्ट बनाती है? माइक्रो। पूरा देश में कितना प्रोडक्ट बन रहा है? मैक्रो, है ना। एक कंपनी के द्वारा कितना रोजगार दिया जा रहा है? माइक्रो। पूरा देश में जो फैक्ट्रियां चल रही है उससे कितना रोजगार मिल रहा है? मैक्रो। तो माइक्रो छोटे चीजों को बता रहा है और मैक्रो बड़े चीजों को बता रहा है। समझ में आ रहा है? मुख्य विषय क्या है? मुख्य विषय अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखेंगे तो मुख्य विषय क्या होता है? मांग, आपूर्ति और लागत। माइक्रो इकोनॉमिक्स में छोटे छोटे चीजों को देखते हैं ना, उसमें देखते हैं कि डिमांड कितना है नहीं है। कोई एक कंपनी अपना प्रोडक्ट बना रहा है, क्या उस प्रोडक्ट का डिमांड है? डिमांड है तो बिकेगा, आपूर्ति। डिमांड होगा तो सप्लाई होगा, डिमांड नहीं होगा तो सप्लाई नहीं हो पाएगा। होता है ना। देखो अलग अलग चीज होता है। डिमांड और सप्लाई का क्या सिस्टम है जरा समझो। कभी ऐसा होता है कि किसी प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड ही नहीं, जैसे मार्कर, इसका डिमांड ही नहीं है तो कितनों बना लो फैक्ट्री में बिकेगा ही नहीं। कभी डिमांड बहुत ज्यादा रहता है, सप्लाई नहीं हो पाता है ना। ऐसे भी होता है जैसे मान लो कि कॉपी का डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन कॉपी बनाने वाले कंपनी उसका क्या नहीं कर पा रही है? सप्लाई नहीं कर पा रही है। तो डिमांड के बारे में पढ़ना, सप्लाई के बारे में पढ़ना किसमें पढ़ते हैं? माइक्रो में। अच्छा, और यहां पर क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय आय, पूरा देश का कितना इनकम है, पूरा देश में क्या डिमांड है। एक कंपनी का डिमांड पढ़ेंगे तो माइक्रो, पूरा कंट्री में क्या डिमांड है, कैसे देश का विकास होगा, इसमें किसमें पढ़ेंगे? मैक्रो में। अच्छा जरा सोचो, एक वस्तु की कीमत कैसे तय होगी? जैसे हम मार्कर बना दिए, इसका कीमत कैसे तय होगा? इसका कीमत कैसे तय होगा? इसका कीमत तय होगा कि इसको बनाने में कितना खर्चा आया, क्या फैक्टर कॉस्ट है मेरा। ये जो खर्चा है ना इसको फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे। इसका क्या फैक्टर कॉस्ट है? मान लो इसको बनाने में 10 रुपया का खर्चा आया, लेबर लेके सब कुछ लेके खर्चा 10 रुपया बैठा। अब इसमें टैक्स भी तो देना पड़ेगा हमको। टैक्स कितना दिया? मान लो 2 रुपया टैक्स दिए, 12 रुपया हो गया। बेचेंगे कितना? 12 रुपया में। प्रॉफिट नहीं करेंगे? करेंगे। मान लो हम 15 रुपया में बेच रहे हैं, बड़े बड़े थोक विक्रेता नहीं होता है, होलसेलर, उसको अब वो क्या कर रहा है? दुकान वाला को मान लो 18 रुपया में बेच रहा है और दुकान वाला कस्टमर को 20 रुपया में बेच रहा है। इसका प्राइस कैसे डिसाइड हुआ? इसका प्राइस डिसाइड हुआ फैक्टर कॉस्ट से। जितना कम लगेगा फैक्टर कॉस्ट उतना दाम कम हो जाएगा। कभी कभी जो प्राइस होता है ना वो डिमांड पर भी डिपेंड करता है। आप देखना, मेला में चल जाना, है ना, जो सामान आपको यहाँ पर मिलेगा 10 रुपया में वही मिलेगा वहां पर 20 रुपया में। कभी कभी एग्जाम देने जाओगे दूसरा सेंटर, वहां पर पेन दुकान खोल कर बैठा होगा, सब पेन व्हाइटनर यही सब बेचेगा। उसको पता है यहाँ पर स्टूडेंट आएगा, उसको पेन का दिक्कत होगा, व्हाइटनर का दिक्कत होगा, सब दुकान लगा कर बैठ जाएगा। 5 रुपये वाला पेन 10 रुपया में बेचेगा क्योंकि डिमांड ज्यादा है वहां पर और आप लेवे कीजिएगा। तो प्राइस कैसे डिसाइड हुआ? डिमांड से। डिमांड कम, प्राइस कम। डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा, है कि नहीं? तो जिसका डिमांड जितना ज्यादा उसका प्राइस उतना ज्यादा होते जाता है। ठीक है। अब मैक्रो में क्या पढ़ते हैं? देश की जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या होता है? किसी भी देश की सीमा के अंदर
जैसे हमारा भारत है, भारत के अंदर एक साल में चाहे देश का कंपनी हो चाहे विदेश का कंपनी, भारत में कुछ देसी कंपनी भी है, बहुत सारा देसी कंपनी है, विदेशी कंपनी भी है। सैमसंग कौन सा कंपनी है? विदेशी कंपनी है ना। तो भारत के अंदर एक साल में देश के कंपनी या विदेशी कंपनी के द्वारा जो सर्विस दिया जाता है या जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उसका जो वैल्यू होता है उसको किसमें रखते हैं? जीडीपी में। किसमें? तो जीडीपी का मतलब क्या है? एक साल के अंदर किसी भी देश के सीमा के अंदर, एक साल में किसी भी देश के सीमा के अंदर उस देश की कंपनी या विदेश का कंपनी के द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है उसके वैल्यू को क्या बोलते हैं? जीडीपी। क्या बोलते हैं? हमारे देश का जीडीपी कब ज्यादा होगा? जब देश में फैक्ट्री ज्यादा होगा, है ना। तो ये जीडीपी के बारे में, जीएनपी के बारे में, एनएनपी के बारे में, एनडीपी के बारे में किसमें पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। किसे पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा जी, और नीति निर्माण में भूमिका उपभोक्ता और उत्पादक के लिए उपयोगी है। माइक्रो छोटे चीजों के लिए पढ़ते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि एक कंज्यूमर को क्या चाहिए, है ना। और मैक्रो बड़े चीजों के लिए पढ़ते हैं, तो सरकार जो नीति बनाती है, योजना बनाती है, वो सब किसमें पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में, है ना। आप एक कंज्यूमर के लिए जो प्लानिंग करेंगे माइक्रो, सरकार जो पूरे देश के लिए करेगी उसको क्या बोलेंगे? मैक्रो। ठीक है, तो ये सारे कुछ कुछ डिफरेंसेस है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? आर्थिक समस्याएं क्या है जी? आर्थिक समस्या सबसे पहला है असीमित आवश्यकता। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपको समस्या क्या होगी? आपका जरूरत बहुत ज्यादा है, आपका जरूरत बहुत ज्यादा है और आपके पास रिसोर्सेस बहुत कम है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या बताता था कि अगर आपके पास कम संसाधन है तो उसका इस्तेमाल कहां करें ताकि ज्यादा लाभ हो, यही बताता है। हमारा आवश्यकता बहुत ज्यादा है, जैसे मान लो कि हम देखते हैं कि 1000 रुपया हम कमा रहे हैं महीना का, हमारा जरूरत बहुत ज्यादा, हमको खाना भी है, कपड़ा भी खरीदना है, घूमना भी है, दवाई उवाई का भी जरूरत है, पढ़ाई लिखाई का भी जरूरत है। असीमित आवश्यकता, आवश्यकता अनलिमिटेड है, जितना देखोगे उतना आवश्यकता, लेकिन संसाधन क्या है? सीमित है। तो हम कैसे काम करेंगे? उस सीमित संसाधन में जो जरूरी होगा वही करेंगे। कभी कभी देखना आपके घर वाले अननेसेसरी चीजों को अवॉइड कर देते हैं। जैसे तुम बोलोगे मम्मी हमको ये वाला चाहिए, कपड़ा चाहिए, बोलेगा लिए थे तो पूजा में, अब अगला पूजा में लेना। होता है कि नहीं होता है? क्योंकि उनको पता है उनके पास संसाधन सीमित है और उनको वही काम करना है जो सबसे ज्यादा क्या हो? जरूरी हो। तो खाने पीने पर आपका ध्यान देंगे, पढ़ाई लिखाई पर आपका ध्यान देंगे, कुछ पैसा बचा के रखेंगे ताकि, है ना, हेल्थ के लिए कोई इशू ना आ जाए, उस पर ध्यान देंगे। समझे? अचानक काम पर पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता है? ये सारा जरूरी चीजें जिस पर ध्यान दिया जाएगा। देखना, बाबूजी कमाता होगा बट पूजा में खुद कपड़ा नहीं लेता होगा, सोचता होगा मेरा जरूरत ही नहीं है, हम लेके क्या करेंगे? बच्चा को दे दिया पूरा एकदम, जो चाहिए लेके दे दिया, है ना। तो जो आवश्यकता है उसके लिए काम कर रहा है, समझे। तो जो बहुत ज्यादा जरूरी है उसके लिए काम किया जाता है, क्योंकि हमारे पास संसाधन क्या है? सीमित है। उसमें वही काम करेंगे जो हमारे लिए सबसे ज्यादा क्या होगा? जरूरी होगा। ये हमें कौन बताता है? इकोनॉमिक्स, कि कहाँ हमें अपने पैसे को खर्च करना है। और आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर कभी कभी होता है। कोई दो आवश्यकता आपके पास, सपोज दैट मानो कि आपको कपड़ा भी लेना है और आपको स्कूल या ट्यूशन का फीस भी भरना है। अब आप क्या करोगे? बोले हम कपड़ा लेंगे पहले, फीस बाद में जाए, है कि नहीं। लेकिन जो सिंसियर बच्चा होगा सबसे पहले स्कूल का फी भर देगा, उसको पता नहीं भरेंगे स्कूल वाला निकाल देगा, है ना। तो दोनों आवश्यकता है, कपड़ा का भी जरूरत है, फी भी भरना है। तो उस समय क्या पूरा करेंगे? फी वाला काम। हेल्थ भी जरूरी है, मान लो कोई बीमार पड़ गया, है ना, और घर में राशन का भी कमी है, खाने को ठीक ठाक से नहीं मिल रहा, तो सबसे पहले हेल्थ, अगर इलाज नहीं करवाएंगे तो वैसे भी वो चल जाएगा, है कि नहीं। तो हेल्थ देखेंगे उसका, समझे कि नहीं। पहले इलाज करवाएंगे, फिर जो पैसा बचेगा उससे खाने पीने का जो सामान आएगा आएगा। तो कभी कभी दो आवश्यकताओं के बीच में जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमें वो करना पड़ता है। हम लोग अंबानी अडानी तो है नहीं कि सारा जरूरत पूरा हो जाए, है कि नहीं है। और देखो, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। कभी कभी पता है क्या होता है, हमारे पास चीजें होती है लेकिन उस चीज का इस्तेमाल अलग अलग तरीका से हो सकता है, फिर हम सोचते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ करें। जैसे मान ले मेरे पास बिजली है, हम बिजली का कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास लिमिटेड बिजली है ना, मेरे पास लिमिटेड बिजली है। जैसे बैटरी है, लाइन चल गया, क्या करे, लाइन चल गया तो टीवी चला सकते हैं, 1 घंटा के लिए चलेगा। बल्ब जलाएंगे 4 घंटा के लिए जलेगा, है ना।
पंखा चलाएंगे ना, बल्ब मान ले 10 घंटा के लिए जला, पंखा चलाएंगे तो चलेगा कितना, 5 घंटा के लिए। अब गर्मी का समय है, कौन सी चलाएं हम, पंखा चलाएंगे। या हमको पढ़ना होगा तब क्या चीज चलाएंगे, लाइट चलाएंगे। पसीना निकलेगा फिर भी पढ़ लेंगे, लेकिन लाइट जला के पढ़ेंगे, समझे कि नहीं। तो क्या होता है, साधनों का हमें क्या करना पड़ता है, वैकल्पिक प्रयोग। हमारे पास विकल्प बहुत ज्यादा रहते, उस समय हमें चुनना पड़ता है, हमें चयन करना पड़ता है कि हम किसको चुने और किसमें अपना संसाधन, किसमें अपना पैसा खर्च करें। तो यही सारी समस्याओं का समाधान कौन करता है, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि आपके पास अगर संसाधन लिमिटेड है तो कहाँ खर्च करना है, आपके पास बहुत सारा विकल्प है तो किस विकल्प में आपको जाना है, कौन बताता है, इकोनॉमिक्स। ठीक है। एक प्रोफेसर है जिसका नाम क्या है, प्रोफेसर सैमुअल्सन। क्या नाम है, प्रोफेसर सैमुअल्सन। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला देखिए इकोनॉमिक्स में ना 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है, 3 बेसिक दिक्कत है। क्या है जी, बेसिक दिक्कत क्या है, मौलिक समस्या। पहला समस्या है क्या उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए। अर्थशास्त्र में यही दिक्कत है ना, हम क्या बनाएं। आप बिजनेस खोलोगे सबसे पहले यही सोचोगे कांची का बिजनेस खोले, है कि नहीं। अब खोल लेंगे तो कितना बनाएं, कितना बनाए। एक जैसे मान लो कि पेन बना रहे, केठो बनाए, 1 ट्रक बनाए, 2 ट्रक बनाए, 3 ट्रक बनाए, कितना बनाए। तो सबसे पहला दिक्कत क्या होगा, हम क्या उत्पादन करें, है ना। उसके बाद प्रॉब्लम क्या होगा, कितनी मात्रा में करें, क्या करें, कितनी मात्रा में करें, ये प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स में। दूसरा क्या है कि उत्पादन कैसे किया जाए। अब कर तो ले लेकिन करें कैसे, है ना। उत्पादन करने के लिए 2 तरीका है, एक तो आप श्रम लगाएंगे, लेबर लगाएंगे, श्रम प्रधान तकनीक, है ना। लेबर लगा दिए 10-15 को, बोलो बनाओ तुम। जैसे कपड़ा बनाना हो, हाथ से कपड़ा बनाओ, लेबर लगा दिए, हैंडलूम, है ना। या फिर आप मशीन लगा दिए, ज्यादा पैसा आपके पास, उसको बोलते हैं पूंजी प्रधान तकनीक। कैपिटल लगा के आप मशीन खड़ा कर दिए, पावर लूम, मशीन से कपड़ा बनाओ। तो कैसे तैयार करें, लेबर लगा के करें कि मशीन से करें, ये भी समस्या है। जैसा पैसा वैसा करेंगे आप, पैसा कम रहेगा तो लेबर लगाएंगे, पैसा ज्यादा रहेगा तो मशीन लगाएंगे। सस्ता में मशीन मिल जा रहा तो ज्यादा लेबर का जगह एक मशीन लगा लेंगे, वो भी हो सकता है। अच्छा, उत्पादन किसके लिए किया जाए। कोई भी प्रोडक्ट बनता है ना, मार्केट में आता है तो देखना वो किसी ना किसी जनरेशन को टारगेट करता है। बच्चों के लिए कपड़ा आ रहा है, बच्चों को टारगेट किया गया, वो सोचा कि बच्चों के लिए बनाएंगे हम, है ना। यंग के लिए कपड़ा आया, यंग को टारगेट किया। बूढ़ों के लिए आया, बूढ़ों को टारगेट किया, है ना। तो किसके लिए बनाएं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो समस्या कितना है, 3। सबसे पहले क्या उत्पादन किया जाए, दूसरा उत्पादन कैसे किया जाए, और तीसरा उत्पादन किसके लिए किया जाए। ये सब समस्या का समाधान इकोनॉमिक्स में हमें मिल जाता है। क्या किया जाए, तो मार्केट में देखेंगे डिमांड किसका ज्यादा है, वही उत्पादन करेंगे, है ना। जैसे आज के समय में मान लो कि प्लास्टिक को अगर देखा जाए तो प्लास्टिक बैन हो रहा है, नहीं हो रहा है, प्लास्टिक का यूज कम किया जा रहा है, बैन हो जा रहा है। तो उसके बदले में जूट का थैला का इस्तेमाल होगा, तो आपको आएगा अच्छा आओ जूट का थैला बनाएंगे हम। तो क्या उत्पादन किया जाए, जूट का थैला करते हैं। कैसे किया जाए, अब हाथ से बनवाएंगे तो ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा पैसा खर्चा होगा। मेरे पास पैसा है तो हम मशीन लगा लेते हैं, हम मशीन लगा लिए, पूंजी प्रधान तकनीक के द्वारा हम जूट का थैला बना रहे हैं। किसके लिए किया जाए, अब थोड़ा सा उसमें मोटू पतलू लगा दिए जूट का थैला में, है कि नहीं, डोरीमोन लगा दिए तो बच्चा के लिए हो गया, है ना। बड़ों के लिए भी हो सकता है, बूढ़ों के लिए भी हो सकता है, जिसके लिए करेंगे उसका उस डिजाइन दे देंगे वैसा, है ना। तो उसके लिए किया जाए, बस समझा। तो ये इकोनॉमिक्स में कुछ मौलिक समस्याएं थी जिसका ये समाधान है, ठीक है।